आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रेक आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर कवर करने वाले हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज का मतलब ये है कि किस तरह से फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ मिड 19th सेंचुरी पे इस्टेब्लिश हुई और क्या चेंजेस हमको देखने को मिले ईस्ट में। तो हम इस वीडियो में आज ये पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में तो इस चैप्टर में ब्रिटिश का कंडीशन बताई गई हैं कि जब ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो क्या बदलाव देखने को मिले। और दूसरे पार्ट में बताया गया है कि जब ये इंडियाज़ और दूसरी कॉलोनीज़ में जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वहाँ के हिस्से में क्या बदलाव देखने को मिला। तो आज की वीडियो में हम लोग ब्रिटिश वाला हिस्सा कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ये पूरी वीडियो तैयार करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर में देखने को मिलता है डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि सभी चैप्टर्स में हमने लगभग देखा कि स्टार्टिंग में एक इमेज दिखाई जाती है जो किसी पब्लिशर या किसी पेंटर द्वारा बनाई गई होती है, जो उस चैप्टर को हाईलाइट करती है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये इमेज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, ये किसने पब्लिश करी है? ई.टी. पॉल म्यूजिक कंपनी ने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, इस फिगर हमको सेंटर में क्या दिखाई देता है? गॉडेस ऑफ द प्रोग्रेस। यहाँ पर एक एंजल की तरीके एक गॉडेस यानी एक देवी दिखाई देती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं गॉडेस ऑफ द प्रोग्रेस, मतलब कि जो है प्रोग्रेस को शो कर रही हैं। बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू कंट्री, इनके हाथों में क्या है? एक नए देश का फ्लैग दिखता है। ठीक, यानी एक नए युग का फ्लैग दिखता है जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल एज बोलते हैं। ठीक है, और साथ में हमें इनके आसपास क्या देखने को मिलता है? सिंबल ऑफ द मॉडर्निटी। ये मॉडर्निटी का सिंबल दे रही है, मतलब कि एक आधुनिकरण का ये प्रतीक दे रही है कि मॉडर्निटी मतलब किस तरह से विश्व बदलने वाला है। सी इज पिक्चर्ड अ व्हील विद द विंग्स सिंबलाइजिंग द टाइम। ठीक है, नीचे देखने को मिलता है एक पहिया जिसके पर लगे हुए हैं, जो किसको दर्शाता है? समय को दर्शाता है। वो ये दिखा रहा है कि कितनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन होने के बाद, टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद, इंडस्ट्रीज़ बनने के बाद ये जो समय है कितनी तेज़ भागेगा आगे, फ्यूचर हमारा कितना बेटर होने वाला है। ठीक है, और साथ में इसके आसपास की कुछ चीज़ें हैं जो शो करती हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो क्या क्या बदलाव देखने को मिले। रेलवेज और स्टीम शिप्स देखने को मिली, नए नए रेलवे का इन्वेंशन हुआ, रेलवेज लाइंस का, स्ट्रीम्स का, शिप्स का इन्वेंशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, कैमरा और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई। तो ये इस इमेज में दिखाता है, ये इमेज दर्शाती है मॉडर्न एज को दर्शाती है। ठीक, इसके बाद एक इमेज हमें और देखने को मिलती है चैप्टर में सेकंड पेज में। द इमेज अपीयर इन इनलैंड ट्रेड मैगजीन इन 1901। इस इमेज को इनलैंड ट्रेड मैगजीन ने 1901 में प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। इसमें सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है एक इंसान, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा टॉप में, जिसके हाथ में एक लैंप है। ये जो इंसान है वो कौन है? अलादीन। ठीक, और उसके हाथों में एक लैंप है। तो ये इमेज का जो ऊपर वाला हिस्सा है अलादीन, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईस्ट और पास्ट को, यानी कि बीते हुए समय को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ही बिल्ट पैलेस विद द मैजिक लैम्प। उसमें दिखाया गया है कैसे एक मैजिक लैम्प के द्वारा इतना बड़ा पैलेस बना दिया गया है। ठीक है, वहीं पर नीचे एक इंसान, एक और दूसरा मैजिशियन दिखाई दे रहा है। द मॉडर्न मैकेनिकल रिप्रेजेंट द वेस्ट एंड द मॉडर्निटी। ही बिल्ड ब्रिजेस, शिप, टावर्स यानी स्काई पेपर्स विद द टूल्स। तो दूसरे इमेज में हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर के समय तो अलादीन दिखाई दे रहे हैं कि लैंप से किस तरह से पैलेस बना देते हैं जादू से। नीचे दिखाई दे रहा है कैसे टेक्नोलॉजी से, कैसे मॉडर्न इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसमें एक मैजिशियन अपने हाथों में कैसे मैकेनिक है जो अपने हाथों में इंस्ट्रूमेंट लिए है और साथ में वो क्या बना रहा है? ब्रिजेस बना रहा है, शिप बना रहा है, टावर्स बना रहा है और कैसे नई चीज़ों को बना रहा है। तो ठीक, ये दो चीज़ दिखाई दे रही। तो इसमें दिखाया गया है कैसे पास्ट हार गया और कैसे जो न्यू मॉडर्न एज है वो जीत गया। मतलब कि इसमें दिखाया जा रहा है द ट्रियम्फ ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओवर एंशिएंट मैजिक। जो पुराना जादू था उस पर कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जीत प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों इमेजेस को हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। इसके बाद हम अपने मेन चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमें देखने को मिलता है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उससे पहले का टाइम क्या था? मतलब जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, फैक्ट्री डेवलप हुई, तो उससे पहले का समय क्या था, कैसे व्यापार होता था। तो इस टाइम को हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले होने वाला जो टाइम था उस समय कैसे व्यापार होता था, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंटरनेशनल मार्केट्स उस टाइम पे भी थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन एग्जिस्ट, इवन फैक्ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट और द ग्लोबल ट्रेड। देखिए ब्रिटेन उस टाइम पे भी ग्लोबल ट्रेड करता था, ऐसा नहीं है इंडस्ट्रीज थी उससे पहले ट्रेड नहीं होता था, उससे पहले भी ट्रेड होता था, व्यापार होता था और ब्रिटिशर्स करते थे। तो पहले फैक्ट्रीज तो थी नहीं, इवन बिफोर फैक्ट्रीज उससे पहले जो ब्रिटेन से सामान बच के बाहर जाता था वो किनके हाथों में था? मर्चेंट्स के हाथों में था, मतलब वहाँ के व्यापारियों के हाथों में था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय भी होता था, प्रोडक्शन मतलब कि सामान बनता था भारी मात्रा में। ठीक है, बट वो इंडस्ट्रीज़ में नहीं बनता था, वो उन व्यापारियों के द्वारा
कैसे बनवाया जाता था वो हम देखेंगे। तो कैसे बनवाया जाता था, कॉटेज प्रोडक्शन द्वारा, मतलब कि प्रोडक्शन हैपन इन द फैमिली फार्म नॉट फैक्ट्रीज, मर्चेंट सप्लाइंग मनी टू द पीजेंट इन द कंट्री साइड। जो व्यापारी होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, वो कहाँ जाते थे, कंट्री साइड, मतलब गाँव में जाते थे, ठीक है, और वो जो वहाँ के जो गरीब किसान थे उनको एडवांस में पैसा देते थे कि वहाँ उनके लिए काम करें। तो जो फैमिली फार्म्स होती थी, मतलब कि जो किसान होते थे उनकी फैमिली होती थी, वो फैक्ट्री तो थी नहीं, तो वो उस समय मिलकर क्या करते थे, उन व्यापारियों के लिए क्या करते थे, सामान बनाते थे, और फिर वो व्यापारी क्या करते थे, उन गांव वालों से खरीद कर उसे टाउन में बेचते थे और बाहर भी उसकी सप्लाई करते थे। ठीक, इन व्यापारियों को गाँव में क्यों जाना पड़ा, ठीक, ये शहर में भी काम कर सकते थे, ऐसा भी था, बट उस टाइम पे गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे, ठीक है। मर्चेंट मूव टू द विलेज, जो मर्चेंट थे उनको गांव में इसलिए जाना पड़ा बिकॉज पावरफुल अर्बन गिल्ड्स रेस्ट्रिक्ट एंट्री इन द ट्रेड इन द सिटीज। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप्स बने होते थे गिल्ड्स के शहरों में। ये क्या करते थे, अपने खुद के क्राफ्ट पर्सन को, आर्टिशियन को ट्रेन करते थे और उनसे शहर में सामान बनवाते थे, और साथ में क्या कर देते थे, अपनी गिल्ड बना रखी थी कि बाहर का व्यापारी या कोई दूसरा नया व्यापारी आकर वहाँ पर अपना व्यापार नहीं कर सकता था, उस पर रोक लगाते थे। इसलिए जो टाउन के जो गिल्ड्स होती थी वो टाउन के लोगों से ही क्या कराते थे, प्रोडक्शन करवाते थे, और साथ में जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे वो कहाँ पड़ते थे, गाँव की तरफ जाते थे सामान बनवाने के लिए। ठीक है, उनको एडवांस में पैसा देते थे और उनसे सामान बनवाते थे। तो ये सिस्टम था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जहाँ पर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता था। जो टाउन की जो गिल्ड्स थी वो छोटे मर्चेंट्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रखते थे कि आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते थे, इसलिए जो छोटे मर्चेंट्स थे वो गांव में आते थे, एडवांस देते थे, किसानों से काम करवाते थे और वहाँ से सामान बनवाते थे और फिर उसको ग्लोबल ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे। उस समय कॉलोनाइजेशन हो रखा था ब्रिटेन के द्वारा, तो भारी मात्रा में डिमांड थी सामान की, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ को सामान खाना था, इसलिए क्या भारी मात्रा में डिमांड थी सामान की। तो केवल मर्चेंट्स, केवल गिल्ड्स ही नहीं इस सामान, इस कमी को मतलब इस जो भी बाहरी एक्सपोर्टेशन था उसको पूरा नहीं कर सकते थे, इसीलिए छोटे छोटे मर्चेंट्स क्या करते थे, गाँव जाते थे सामान बनवाने के लिए। तो दोनों मिलकर क्या ग्लोबल ट्रेड को में हाथ बढ़ाते थे। उसी वक्त फिशिंग सेंटर क्या बना था, लंदन फिशिंग सेंटर बना था, जहाँ पर गुड्स वर फाइनली प्रोसीड बिफोर बीइंग एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो फिशिंग का सामान था, मतलब जो फिशिंग की चीज़ें होती थी वो कहाँ पे, लंदन वहाँ का मेन सेंटर बना था। वहीं से क्या हुआ होता था, सारा फिशिंग का सामान पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। ये स्थिति थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मतलब इंडस्ट्रीज से पहले की स्थिति। फिर धीरे धीरे क्या फैक्ट्री आने लगी, तो क्या बदलाव देखने को मिले, तो कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री आने लगी। कब देखने को मिला, द अर्लीस्ट साइन देखते हैं अगर हम लोग, द फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लैंड में दिखाई दी हमको 1730 में, यानी कि लेट 18th सेंचुरी में। दे वर विजिबल एवरीवन, ठीक है, यानी सभी लोग उसको देख सकते थे क्योंकि फैक्ट्री बिल्ड हुई। कौन सी फैक्ट्री बिल्ड हुई, कॉटन मिल की। किसने करी, रिचर्ड आर्कराइट ने क्रिएटेड द कॉटन मिल। कॉटन मिल यानी कॉटन की एक बड़ी सी मिल लगाई। बिफोर दिस क्लॉथ प्रोडक्शन वॉज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री साइड। इसके पहले जो मेन जो कपड़े बनते थे वो गाँवों में बनते थे, बट फिर क्या हुआ, शहर में क्या लगाई गई, एक फैक्ट्री लगाई गई। किसने लगाई, रिचर्ड आर्कराइट ने फैक्ट्री लगाई 1730 में। क्या देखने को मिला, उस फैक्ट्री से हमें क्या नया देखने को मिला, सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। अब सारे प्रोसेस, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, ये सब एक ही छत के नीचे होने लगे और सारा माल एक ही छत के नीचे तैयार होने लगा। ये नई चीज़ हमें देखने को मिली कि बुनाई, कढ़ाई और सिलाई, ये सभी चीज़ें क्या हमें एक ही छत में देखने को मिली। कॉटन से रिलेटेड सबसे बड़ा मार्केट उस समय किसका बना हुआ था, नई फैक्ट्रियों में, कॉटन इंडस्ट्रीज़ का। इसका प्रभाव हमें ये देखने को मिला कि 1760 में जहाँ 2.5 मिलियन पाउंड्स के कॉटन का ट्रेड होता था, वहीं पर 17 सालों में वो कितने मिलियन का होने लगा, 22 मिलियन पाउंड्स का ट्रेड होने लगा, यानी 10 गुना, 17 सालों में 10 गुना व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली आफ्टर द अराइवलिंग ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक, तो फैक्ट्रीज आई, इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, अब जब फैक्ट्रीज आई तो कैसे इंडस्ट्रियल चेंज हुआ, कैसे औद्योगिकरण एकदम अचानक से बदल गया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, कॉटन फेज। 1840 तक यानी 1840 तक कॉटन वॉज लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे फैक्ट्रीज नई नई बन रही है अलग अलग चीज़ों की। तो उसमें जो कॉटन था वो डोमिनेटिंग था, मतलब सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कॉटन की थी। तो 1840 तक हमें क्या देखने को मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लीडिंग सेक्टर था, सबसे ज़्यादा माल उत्पादन किस में होने लगा, कॉटन में होने लगा, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री भी कॉटन की होने लगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कॉटन का एकदम से ब्रिटेन में डोमिनेशन हो गया। ठीक, इसका हमें देखने को मिलता है कि जब रेलवे शिप्स वगैरह बनी, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, कैमराज बने, ठीक, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्या हुआ, रेलवेज वगैरह बनाने के लिए हमें मैसिव डिमांड देखने को मिली आयरन और स्टील की। लोगों को आयरन और स्टील का भी जरूरत पड़ने लगी। तो 1840 तक में दूसरी डोमिनेटिंग मार्केट हमें किसकी देखने को मिली, आयरन स्टील की। पहली देखने को मिली किसकी, हमें कॉटन फेस की। फिर साथ में एक चीज़ हमने ये भी देखी कि नई फैक्ट्रीज तो आ गई, मशीनों का तो इस्तेमाल होने लगा, लेकिन जो नई फैक्ट्री थी वो ट्रेडिशनल मार्केट को पूरी तरीके से डिस्प्लेस नहीं कर पाई, मतलब जो गांवों में उत्पादन होता था उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाई। ठीक है, मोस्ट आउटपुट केम फ्रॉम द डोमेस्टिक यूनिट। बहुत सामान थे जो थे वो आज भी क्या घरों में ही बन रहे थे। जैसे कॉटन का सामान इन द इंडस्ट्रीज़ के लिए ये तो इंडस्ट्रीज आई, लेकिन छोटा मोटा सामान जैसे फर्नीचर का सामान हो गया, ठीक, जब ये इंडस्ट्रीज आई फर्नीचर का सामान, ठीक, और मतलब इन दोनों इंडस्ट्रीज़ ने नए नए कई सारे प्रोडक्शंस को डोमेस्टिक यूजेस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन वालों के लिए रास्ते खोल दिए। कॉटन और आयरन, कॉटन का तो जो कपड़े थे
उससे तो उत्पादन कम हुआ, मतलब कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने कॉटन के कपड़े बनाना शुरू करे, तो डोमेस्टिक वालों को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। बट जैसे कॉटन की इंडस्ट्रीज़ आई तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ की मशीनें बनाने के लिए लकड़ी का काम इस्तेमाल उनको नया मिला। ठीक है, इस तरह से नए नए चीज़ों का भी काम जो छोटे छोटे डोमेस्टिक यूनिट्स थे उनको मिलने लगा। मतलब दो ये जो फैक्ट्रियाँ आई, इससे क्या हुआ, नई नई कई सारी चीज़ों का उत्पादन शुरू हो गया जो डोमेस्टिक यूनिट्स में होने लगा। इसीलिए जो बड़ा इंडस्ट्रीज़ थी, जो न्यू इंडस्ट्रीज़ थी, वो पूरी तरीके से क्या जो ट्रेडिशनल मार्केट थी यानी डोमेस्टिक मार्केट थी उसको ख़त्म नहीं कर पाई। ठीक, इसमें हमें 5 बड़े फैक्टर देखने को मिलते हैं। वही सेम जिसको हम रिपीट कर रहे हैं, डायनामिक इंडस्ट्रीज देखने को मिली, कॉटन ने क्या करा, डोमिनेट किया। उसके बाद किसने करा, आयरन एंड स्टील ने। दूसरा हमें देखने को मिला ट्रेडिशनल एलायंस, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको इतनी आसानी से क्या डिस्प्लेस नहीं कर पाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। तीसरे अभी हमने बात करी स्मॉल इनोवेशन देखने को मिले, वही चीज़ कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थे उस साथ में छोटी छोटी चीज़ों को अपने साथ लेकर आए, जैसे फूड, ग्लास, टैनिंग। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अब ग्लासों की जरूरत पड़ी तो क्या डोमेस्टिक ही जो छोटी इंडस्ट्री क्या है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब कि जो घर पे जो सामान बना था, ग्लासेस कहाँ से सप्लाई होंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए, वही लोग करेंगे। टैनिंग, फर्नीचर, ये सब कौन करेगा, वही छोटे छोटे जो डोमेस्टिकल यूज़ होंगे वही बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए सप्लाई करेंगे। तो छोटे छोटे इनोवेशन भी देखने को मिले। साथ में क्या था, स्लो टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली, दे वर नॉट ड्रामेटिकली स्प्रेड। ठीक, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। धीरे धीरे बढ़ने का कारण ये था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनमें जो कैपिटल लग रहा था वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही जो अमीर थे वही केवल नई इंडस्ट्री डाल रहे थे, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ पर फ़र्क नहीं डाल रहा था। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जो डोमेस्टिक, जो घर पर सामान की उत्पत्ति उत्पादन होता है, जो गाँव के लोग करते हैं। ठीक, हाई कॉस्ट, वही चीज़ हमने देखने को मिली, भारी कॉस्ट थी। स्टीम इंजन और न्यू टेक इतने एक्सपेंसिव थे कि लोग इनको इतनी मात्रा में नहीं खरीद रहे थे, बहुत ही कम मात्रा में खरीद रहे थे। और एक बार अगर ये मशीन ख़राब हो जाती थी तो उसका खर्चा भी क्या, रिपेयर करने का खर्चा भी बहुत आता था। इसी डर के मारे लोग क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे लेकिन बहुत कम खरीद रहे थे। लगभग 1200 ही स्टीम इंजन उस टाइम पर कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाए गए थे, जो कि इतनी बड़ी ब्रिटेन की आबादी के लिए बहुत कम था। तो इसका मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक, ये हमने देख लिया 5 की फैक्टर क्या हुए, कैसे बदलाव देखने को मिले आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे हैंड लेबर्स और स्टीम पावर्स, इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि मजदूरों का मांग ज़्यादा थी या फिर जो स्टीम पावर्स, जो मशीन्स थी इनकी मांग ज़्यादा थी। ठीक, तो मशीन वर्सेस ह्यूमन हैंड, इंसानों का हाथ यानी कि लेबर्स या फिर मशीन का काम, कौन सा काम लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेबर अबेंडेंस, लेबरों की कोई कमी नहीं थी उस समय, लेबर भर भर के थे। विक्टोरियन ब्रिटेन के समय यानी 18-19 सेंचुरी के बीच में देयर वर नो शॉर्टेज ऑफ द ह्यूमन लेबर, इंसान जो लेबर्स थे उनकी कोई कमी नहीं थी। पुअर पीरेंट मूव टू द सिटी इन द लार्ज नंबर, जो गरीब किसान थे वो भारी मात्रा में क्या शहरों की तरफ बढ़ते थे काम को ढूंढने के लिए, तो लेबर्स की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, बट एक चीज़ देखने को मिलती थी, सीजनैलिटी ये देखने को मिलती थी कि इंडस्ट्रीज जैसे कि गैस वर्क की हो गई, ब्रीवरीज की हो गई, प्रिंटिंग की हो गई, ये सब सीजनल थी। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सीजनल थी, मतलब या तो उनका केवल काम कब जाड़े में पड़ता था यानी विंटर्स में पड़ता था, और समर में उनका कोई काम नहीं पड़ता था। यानी कुछ इंडस्ट्रीज में काम 3 महीने के लिए होता था, कुछ में 6 महीने के लिए होता था। तो इनमें जो लेबर काम करने वाले लेबर थे 3-6 महीने की इंडस्ट्रीज में, वो बेरोजगार होते हुए दिखाई देते थे, वो अनएम्प्लॉयड होते हुए दिखाई देते थे। तो इट वॉज चीपर टू है, तो क्या होता था, काम की कमी हो रही है, सॉरी काम की कमी नहीं हो रही है, काम तो बहुत है, तो 3 से 6 महीने के लिए काम, मतलब कि इन जो एम्प्लॉयर्स थे, जो लेबर्स थे, उनको काम चाहिए था, इसलिए वो सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इट वॉज चीपर टू हायर, तो उस समय क्या था, लेबर्स को हायर करना बहुत ही आसान था, और जैसे ही सीज़न खत्म हो जाए तो उनको बाहर निकालना भी क्या बहुत आसान था। ठीक, तो क्या करते थे, लेबर्स को आसानी से क्या करते थे, हायर कर लेते थे और आसानी से बाहर निकाल देते थे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो मशीन्स का जो वर्क था वो इतना नहीं था जितना ह्यूमन हैंड पे डिपेंड थे। क्यों ह्यूमन हैंड पे डिपेंड थे, क्योंकि इंट्रिकेट डिज़ाइंस रिक्वायर ह्यूमन स्किल्स। यानी ये देखने को मिलता है कि अगर फैक्ट्री से कोई सामान बनता है तो एक तरह के 50 सामान बनते हैं, यानी वैराइटीज़ नहीं होती थी, एक ही वैरायटी होती थी। ठीक, और उस समय के जो एलीट क्लास लोग थे, उस समय के जो अपर क्लास लोग थे, वो क्या प्रेफर करते थे, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीके का सामान जो कि फैक्ट्री में नहीं बन सकता था, वो केवल ह्यूमन लेबर ही बना सकता था, मतलब हाथ से ही बन सकते थे। जैसे एक पॉट बन रहा है तो फैक्ट्री में क्या है, एक ही तरीके के 50 पॉट बनेंगे, लेकिन जो ह्यूमन लेबर्स होंगे वो 50 तरीके के अलग अलग पॉट अलग अलग डिज़ाइन के बनाएंगे। तो जो अपर क्लास के लोग थे वो अलग अलग डिज़ाइन पसंद करते थे और ह्यूमन के हाथों का बना हुआ पसंद करते थे। इसीलिए उस समय क्या मशीन से ज़्यादा ह्यूमन लेबर्स की डिमांड थी। वही चीज़ लिखी है, इंट्रिकेट डिज़ाइन रिक्वायर ह्यूमन स्किल्स, अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए ह्यूमन के हाथों की जरूरत थी। मशीन मेन गुड जो टेबल थे वो एक ही तरह का सामान बना सकते थे बड़ी मात्रा में, जिसकी ज़रूरत वहाँ के जो ब्रिटेन के अंदर के लोग थे उनको बिल्कुल भी नहीं थी। अपर क्लास के अरिस्टोक्रेट जो थे उनको अलग अलग सामान की ज़रूरत थी, इसलिए ह्यूमन लेबर्स की पूछ ज़्यादा थी। ठीक, बाकी मास प्रोडक्शन, भारी एक ही तरह का कई सारा सामान, ये एक्सपोर्ट में हेल्प करता था।
इंडस्ट्रीज के मालिक को। ठीक, इसके बाद हम ये देखते हैं कि वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। वर्कर्स की लाइफ उस समय इतनी अच्छी नहीं थी। देखने को क्या मिलता था कि जो सीजनल काम था, जब सीजनल काम पूरा हो जाता था, ठीक, तो वर्कर्स क्या 6 महीने काम किया, अब 6 महीने क्या करेंगे वर्कर्स, ठीक है। तो क्या करते थे वर्कर्स, ऑल आफ्टर द बिजी सीजन, जब बिजी सीजन खत्म हो जाता था तो वर्कर्स क्या करते थे, सड़कों पर आ जाते थे। कुछ जो थे वो अपने गांव लौट जाते थे और कुछ क्या करते थे, वही सड़कों पर रात गुजारते थे, ब्रिजेस के नीचे रात गुजारते थे, पुल के नीचे रात गुजारते थे और कोई भी छोटी मोटी जॉब ढूंढते थे। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जॉब पाना उस समय इस पर डिपेंड था सोशल कनेक्शन पे। अगर आपकी कोई फैमिली का इंसान फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, उसी की हेल्प से क्या आप भी फैक्ट्री में लग सकते हैं। मतलब कोई एग्जाम वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम, तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव नहीं होंगे तो आपको क्या ब्रिज के नीचे ही सोना पड़ेगा, रात गुजारनी पड़ेगी काम की तलाश में। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये सोशल कनेक्शन होने चाहिए थे, फैमिली का कोई काम करने वाला होना चाहिए था फैक्ट्री में। दूसरी चीज़, जब सीजनल खत्म हो जाता था तो लोग आधे लोग घर लौट जाते थे और आधे लोग क्या देखने को मिलता था, कुछ भी छोटा मोटा काम ढूंढ रहे होते थे। ठीक, साथ में क्या, जब ये ऐसी स्थिति चल रही थी तो अचानक से टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, तो जो लोग थे उनके अंदर टेक्नोलॉजी का डर आने लगा कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। इसीलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के डर के मारे जो वुमेंस, एक घटना देखने को मिलती है, जो वुमेंस जो थी, जो सिलाई कर कर जो अपना गुजारा चलाती थी, उनके जब उन्होंने देखा कि स्पिनिंग जेनी आ गया है, मतलब कॉटन की सिलाई बुनाई करने वाली मशीन आ गई है, तो कई सारी वुमेंस ने क्या करा, उस स्पिनिंग जेनी मशीन पर अटैक करना शुरू कर दिया, कहीं उनकी जॉब ना चली जाए इस डर के मारे। तो ये 3 घटनाएं, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें लाइफ ऑफ द वर्कर्स में मेन पढ़नी थी। ठीक, और साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि 1830 के वक्त पे क्या 30 से 70% लोग जो थे वहाँ ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ठीक, तो ये हमने इस चैप्टर में कंप्लीट करा है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।